हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एनडीसी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, अब तक की वीडियोस में हमने टेंस, मॉडल और कुछ फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड वीडियोस पर डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस कहलाते हैं, और ऐसे वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है वो पैसिव वॉइस के सेंटेंस कहलाते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस के वाक्य होते क्या हैं। अब तक के जितने भी वाक्य हमने सिंपल फॉर्म में पढ़े हैं वो सभी एक्टिव वॉइस हैं। इनमें सब में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती थी। जैसा कि हमने सेंटेंस बनाया है, चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर लें सभी, और चाहे सिंपल मॉडल की बात कर लें, इसमें हमने जितने भी प्रकार के अब तक सेंटेंस पढ़े हैं वो सब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं, क्योंकि इन सभी वाक्यों में हमने सब्जेक्ट को प्रधानता दी है। सब्जेक्ट को प्रधानता दी है, इसका मतलब जैसे कि हमारे कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश में, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स तो आप जानते ही हैं, जितने भी प्रकार के नाउन हैं उनको हम एज अ सब्जेक्ट डिनोट कर सकते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जिसके बारे में कुछ बताया जाए वो सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। और कुछ सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में दिए गए हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दीज आर द सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। सो फ्रेंड्स, ये सभी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, और जिन वाक्यों में इन सभी शब्दों को प्रधानता दी जाती है वो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। प्रधानता मीन्स इनसे वाक्य हमारे स्टार्ट होते हैं तो ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं। जैसे कि आई ईट फूड, आई गो टू मार्केट, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने प्रधानता यहाँ आई को दी है। यदि मैं बात करूँ पैसिव वॉइस के वाक्यों की, तो इसमें हम ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ सेंटेंस बताने जा रहा हूँ, जैसे आई ईट मैंगो, तो इसमें हमारा आई जो है सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है और मैंगो ऑब्जेक्ट है। तो मैंगो इज ईटन बाय मी, आप खुद ही देख सकते हैं, मैंने जितने जो भी सेंटेंस बोले हैं उसमें मैंगो इज ईटन बाय मी, तो मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने अभी स्टार्टिंग में रखा हुआ है। मीन्स ये हमारे ऑब्जेक्ट प्रधान वाक्य होते हैं, ये पैसिव वॉइस कहलाते हैं। अब बात आती है कि हम किन किन वाक्यों का पैसिव बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे टेंस चार्ट में कुल 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस में पूरे 12 टेंस का वॉइस कन्वर्ट नहीं किया जाता है, वॉइस चेंज नहीं किया जाता है। इसका कारण सिंपल है, या तो मैं टेंस की बात करूं या मॉडल की बात करूं, हमें बस टेंस और मॉडल में ये ध्यान देना है, या फिर किसी भी प्रकार के वाक्य का जिसका हमें वॉइस चेंज करना है, बस हमें ये ध्यान देना है कि इस वाक्य में बी और बीन नहीं होना चाहिए। यदि आपके किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में बी और बीन पहले से आ रहे हैं, इट मीन्स हम इस वाक्य का वॉइस चेंज नहीं कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से ध्यान में रखना है। यदि आप बात करें टेंस चार्ट की, तो टेंस चार्ट में यदि हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो उसमें बी नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसमें भी बी नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट उसमें भी नहीं है। यदि आप बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीन शब्द का हम जिक्र करते हैं। ये हमारे सपोर्टिव हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, तो इस वजह से हम इस वाक्य का पैसिव वॉइस चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे 12 टेंस में से 3 किनारे हो गए, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम वॉइस चेंज नहीं कर सकते। फिर आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में भी हम बी या बीन का जिक्र नहीं करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी, पास्ट परफेक्ट में भी। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हम बी का जिक्र या बीन का जिक्र नहीं करते हैं। बात आती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम बी का जिक्र करते हैं। बी इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम पुट करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है, मैंने पहले ही बता दिया कि यदि बी या बीन किसी भी वाक्य में आ जाए जिसमें एक्टिव वॉइस में,
तो हम उसका पैसिव चेंज नहीं कर सकते। इसी प्रकार से यदि मॉडल में ऐसा आपको बी या बीन देखने को मिलते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो हम उसका पैसिव चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मॉडल में मैंने आपको कुछ सेंटेंस बताए थे अभी लास्ट टाइम जब मैं मॉडल की वीडियो आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने उसमें बताया था कि मे बी गोइंग, मस्ट बी गोइंग। तो इस प्रकार के वाक्यों का हम पैसिव चेंज नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बाकी आप आगे वीडियो में खुद ही समझ जाएंगे किस प्रकार के वाक्यों को हम कैसे ट्रीट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे की वीडियो हम बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए कुछ नियम हमें ध्यान में रखने होते हैं, वो मैंने आपके लिए छोटा सा नोट्स बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और वीडियो पॉज करके इसे आप अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, जैसा कि देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर है, एक्टिव को पैसिव में बदलते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर एवं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। इस लाइन का सिंपल सा मीनिंग क्लियर है कि यदि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, मीन्स यदि आपका एक्टिव वॉइस जो कि सब्जेक्ट प्रधान है, तो जब आप पैसिव बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट प्रधान हो जाएगा। मीन्स सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह हम रखते हैं। इसमें क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम इसमें हमें आपको इस बात का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि इसमें हम V1, V2 या V3 जैसे टेंस में हम यूज़ करते हैं कि कौन से टेंस में किस प्रकार के हेल्पिंग वर्ब, किस प्रकार के मेन वर्ब लगेंगे, क्योंकि उनके फॉर्म चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। बट जब भी हम किसी भी टेंस, किसी भी मॉडल या किसी भी सेंटेंस का वॉइस चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, तो उसमें हमें सिर्फ क्रिया का तीसरा रूप ही यूज करना है। आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें बी के रूप का प्रयोग किया जाता है। इसमें बी के रूप का प्रयोग किया जाता है। बी के रूप का प्रयोग मीन्स जिसमें नहीं है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसमें हम बी का रूप रखते हैं, और जिसमें पहले से है तो उसमें हम बी एज अ सपोर्टिव हेल्पिंग वर्ब के रूप में पुट करते हैं। फ्रेंड्स, आगे देखेंगे, उसमें हम पर्टिकुलरली समझेंगे कैसे हमने उसको चेंज करते हैं हम। और इसमें प्रीपोजिशन के रूप में बाय का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है। सब्जेक्ट के पहले मीन्स जो सब्जेक्ट हम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रखते हैं, तो इसके जब पैसिव वॉइस जब भी हम चेंज करेंगे तो उसका सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है, बट वो ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है। तो उसको हम आगे आपको समझाएंगे क्लियरली फ्रेंड्स। और पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि जो भी हमारा सब्जेक्ट उस समय रहेगा उसको हम उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं, सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। हाँ, तो बिफोर वी स्टार्ट चेंजिंग पैसिव वॉइस, हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो हमें वाक्य में ऑब्जेक्ट पकड़ने आना चाहिए, कि वाई ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने आना चाहिए कि वाक्य में एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट है कि नहीं, और है तो कौन सा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। तो जैसा कि मालूम है आपको कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो जीवित हैं वो लिविंग हैं, और जो मृत हैं वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं। तो हमारे पास दो WH वर्ड हैं जिनसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस वाक्य में लिविंग ऑब्जेक्ट है या नॉन लिविंग है, या विदर ऑब्जेक्ट है या नहीं। जैसे कि क्या, व्हाट मीन्स क्या, तो क्या का इस्तेमाल किया जाता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, और whom मीन्स किसे, किसको लिविंग ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है इसमें। जैसे कि सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने है, वह आम खाता है। आपको हम बता दें कि ये दोनों WH वर्ड से सिर्फ आपको क्वेश्चन करना है, और आप इजीली ये आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है या नहीं, और है तो कौन सा ऑब्जेक्ट है। नॉन लिविंग और नॉन लिविंग से हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं। वह आम खाता है, ही ईट्स मैंगो। आपको बस इस वाक्य को देखना है, ही ईट्स मैंगो, और इसमें आपको क्वेश्चन करना है कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो जैसा कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करता हूं कि वह क्या खाता है, तो आपको सिंपल वे में आंसर मिल जाएगा, वह आम खाता है। तो आपका ऑब्जेक्ट भी आम ही है, आम आपका
ऑब्जेक्ट है। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, इस वाक्य में ही शब्द एक सब्जेक्ट है, ईट्स शब्द एक क्रिया है एवं मैंगो शब्द एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट आपने मैंगो कैसे फाइंड आउट किया? क्योंकि आपने क्या से प्रश्न किया, वह क्या खाता है। यदि मैं बोलूं वह किसे खाता है तो आपका उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ जीवित व्यक्ति या फिर किसी जीवित चीज को नहीं खा रहा है। आप देख सकते हैं वह क्या खाता है, ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, वह मैंगो खा रहा है, जो मैंगो खाता है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, या फिर ये थे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट की ओर देख सकते हैं आप। राम ने रावण को मारा। राम ने क्या मारा? उत्तर नहीं मिल रहा है। राम ने किसे मारा? राम ने रावण को मारा। उत्तर हमारा रावण है। तो राम हमारा सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है और ऑब्जेक्ट है रावण। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वाक्य में राम एक सब्जेक्ट, किल्ड एक क्रिया एवं रावण एक ऑब्जेक्ट है। और अब क्या और किसे पर लगातार आप इसी प्रकार क्वेश्चन बनाकर आप ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है। तो कुछ इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट अलाउ नहीं करते हैं, और उनमें आप देख सकते हैं जिनमें ना ही क्या से प्रश्न बनेंगे और ना ही किसे से उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो जैसा कि सामने आपके लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए दो WH वर्ड व्हाट और whom का सहारा लिया जाता है। वह क्या खाता है? तो जवाब मिलेगा वह आम खाता है, अतः मैंगो एक ऑब्जेक्ट होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। कभी कभी आपको इसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी मिलेंगे, जैसा कि लिखा हुआ है आपके सामने, मैं बाजार जाता हूं। तो ये सेंटेंस, मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट। अब इसमें यदि आप क्या और किसे से क्वेश्चन करें तो आपको दोनों में आंसर नहीं मिलेगा। इट मीन्स देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। जैसे मैं क्या जाता हूं, उत्तर नहीं मिलेगा। मैं किसे जाता हूं, उत्तर नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और कभी कभी आपके वाक्य में दो ऑब्जेक्ट एक साथ भी मिल जाते हैं। जैसे राम ने मुझे एक पेन दी। आपको दोनों चीजों से आंसर मिल जाएगा, लिविंग से भी और नॉन लिविंग से भी। राम ने मुझे पेन दी। राम ने मुझे क्या दी? पेन। और किसे दी? मुझे। तो आपको दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि टेंस चार्ट की ओर। टेंस चार्ट में हम जितने भी अभी हम बताए कि 8 टेंस हमारे ऐसे हैं जिनका हम पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पर्टिकुलरली हम सभी वीडियो के माध्यम से इन सब के पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इन कैसा पैसिव कैसे चेंज किया जाता है इनमें। तो सबसे पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के वीडियो में पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से समझ लिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक्टिव जो वाक्य होते हैं, इनका स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। सो फ्रेंड्स, इसी क्रम में हम जब इसको हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे कि आपको लिखा हुआ है यहाँ, ऑब्जेक्ट के साथ हमने सब्जेक्ट को कोष्टक कर दिया है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाता है, और यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिया। सो फ्रेंड्स, ये तो थी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, अब आते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। गौर से सुनिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। इट मीन्स हम डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब पुट करते हैं, या तो V1 या V5। इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब पुट करते हैं वो नेगेटिव से पुट करते हैं, बट यहाँ हमें उससे मतलब नहीं है। हमें देखना है कि इस वाक्य के पॉजिटिव में क्या हेल्पिंग वर्ब है। चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसमें हम बी का फॉर्म पुट करते हैं। बी का फॉर्म है इसमें इज एम आर। आप इसको नॉर्मल वे में समझने के लिए आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसके पास खुद का हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो अपने बगल के टेंस से इसने उधार ले लिया। उधार क्या था? इसके बगल वाले टेंस के पास है इज एम आर, तो अब वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ने उधार ले लिया। उधार व्यक्ति वही देता है जिसके पास ज्यादा होता है, तो उसने उससे इज एम आर उधार ले लिया। तो अब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पास पैसिव वॉइस में आप देख सकते हैं
ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें मेन वर्ब के रूप में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पुट किया जा रहा है। चाहे हम किसी भी टेंस या किसी भी मॉडल का हम वॉइस चेंज करें, पैसिव वॉइस चेंज करें, उसमें हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पुट करना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस जब भी चेंज करते हैं तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सेंटेंस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं हम इसको। जैसा कि लिखा हुआ है आई ईट मैंगो, तो आपको पहले देखना है कि इसमें मैं क्या खाता हूँ। क्या खाता है? आम। तो आम आपका ऑब्जेक्ट है, तो अब ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है। तो आपको इन चीज़ों का ज्ञान जरूर होना चाहिए, तभी आप बना पाएंगे कि सब्जेक्ट का जो जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, उनका ऑब्जेक्ट के रूप में हम कैसे उपयोग करते हैं, जिनको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। तो हमारे वो हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आई का मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम, लाइक दैट। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें आई ईट मैंगो। तो जैसा कि मैंगो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हमने इसे सब्जेक्ट के रूप में रख दिया मैंगो। उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो मैंगो आप देख सकते हैं सिंगुलर है, तो हमने ना ही यहाँ पे ना ही एम लगाया और ना ही आर लगाया, हमने यहाँ इच का यूज किया है। तो मैंगो इज, और ईट जो है ये वर्ब है, तो ईट का यहाँ थर्ड फॉर्म ईटेन हो गया। और प्रीपोजिशन के रूप में हमने बाई इस्तेमाल किया है, बाई, और आई यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो जैसे ही वॉइस चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस चेंज करेंगे हम, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा आई का मी। तो मैंगो इज ईटेन बाय मी। अब आपके इससे एक्टिव के नेगेटिव या इंटेरोगेटिव से आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आप इसे डायरेक्ट ही चेंज कर सकते हैं नेगेटिव। बस आपको इसको मैंगो इज या किसी भी प्रकार किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको इसमें नॉट लगाना है। जितने भी हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नॉट लगाना है आपको, ऑटोमेटिक आपका नेगेटिव चेंज हो जाएगा। मैंगो इज नॉट ईटन बाय मी। इंटेरोगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब बस आगे रखना है वाक्य की शुरुआत में, इज मैंगो ईटन बाय मी, उसके बाद इज मैंगो नॉट ईटन बाय मी। इट इज़ वेरी इजी टू मेक, आप आसानी से बना सकते हैं और इसे आप अपनी नोटबुक में जरूर बनाएं, और भी बाकी दूसरे सेंटेंस की मदद से भी आप इसे बनाने की कोशिश कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए और कुछ सेंटेंस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपके सामने दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, ही हेल्प्स द पुअर। ही हेल्प्स द पुअर, वह किसकी मदद करता है? पुअर की। तो पुअर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो आप देख सकते हैं, और इसमें सब्जेक्ट जो है ही है और ऑब्जेक्ट मेन वर्ब जो है हेल्प है। तो सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो द पुअर जो है वो प्लूरल होते हैं, तो द पुअर आर हेल्प्ड बाय हिम। द पुअर आर हेल्प्ड बाय हिम, तो ही यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म में है। जैसे ही हमने उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर रखा तो वो अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाता है। फिर फ्रेंड्स, द पुअर आर हेल्प्ड बाय हिम निगेटिव हो जाएगा आपका, द पुअर आर नॉट हेल्प्ड बाय हिम। आर द पुअर हेल्प्ड बाय हिम, आर द पुअर नॉट हेल्प्ड बाय हिम। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप सेंटेंस को बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना सीख रहे हैं, और भी दूसरे सेंटेंस की मदद से आप आसानी से बना सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू मेक। चलिए देखते हैं कि इन सभी वाक्यों के हिंदी वाक्य कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने छोटा सा आपके लिए एक नोट्स तैयार किया हुआ है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जैसे कि हिंदी सेंटेंस जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आप देख सकते हैं। पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्यों की बनावट थोड़ी अलग होती है। यदि हम बारीकी से ध्यान दें तो पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव के हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में जाता है या जाते हैं इत्यादि शब्द आता है। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि इस प्रकार के वाक्य कर्म प्रधान होते हैं, तो मीन्स यहाँ पहले ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। जैसे एक्टिव है आपका, मैं आम खाता हूँ, यदि इसी का हम पैसिव चेंज करते हैं तो आम मेरे द्वारा खाया जाता है। आम मेरे द्वारा खाया जाता है। लेकिन कभी कभी इन वाक्यों में सब्जेक्ट की
अनुपस्थिति भी होती है। जैसे आम खाया जाता है तो भी हमें क्लियर मीनिंग मिल जाती है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट प्रधान होते हैं, इसीलिए इनमें सब्जेक्ट की कभी कभी अनुपस्थिति भी होती है। आगे आप देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है, जैसे खाना पकाया जाता है, इस वाक्य में पकाया एक क्रिया है जिसके बाद जाता है शब्द आया है और यह वाक्य पैसिव है। इस तरह के अधिकांश वाक्यों में कर्ता प्रायः विलुप्त होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, कर्ता सामान्य तौर पर विलुप्त होते हैं, अर्थात कर्ता मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें कर्ता से ज्यादा कर्म को महत्व दिया जाता है, सब्जेक्ट से ज्यादा ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट प्रधान सेंटेंस होते हैं। उपयुक्त वाक्य में खाना एक ऑब्जेक्ट है और पकाना एक क्रिया। इस वाक्य में से ये पता नहीं चलता कि कर्ता कौन है, अर्थात किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसमें कर्ता को महत्व ना देकर ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, जिसे हम कर्म कहते हैं। कुछ अन्य वाक्यों में भी आप समझने और देखने का प्रयास कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको कुछ सेंटेंस बताने जा रहा हूं। आप देखेंगे कि उसमें कैसे हमने सब्जेक्ट की अनुपस्थिति की है और सिर्फ ऑब्जेक्ट को हमने बेस माना है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। ऑब्जेक्ट को बेस मानने से मतलब यह है कि आप उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर वाक्य में आप बाय प्रीपोजिशन लगाएं, और बाय प्रीपोजिशन आप तभी लगाएं जब उसमें सब्जेक्ट की उपस्थिति हो, जो कि वहाँ उस वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है, आम खाया जाता है। आम खाया जाता है, मैंने आपको बताया आम खाया जाता है। इसके पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, मैं आम खाता हूँ, आम मेरे द्वारा खाया जाता है, तो उसमें मेरे द्वारा शब्द आ गया, तो बाय मी हम आसानी से पुट कर सकते हैं। बट कभी कभी जरूरी नहीं है कि उसमें हम बाय प्रीपोजिशन लगाएं ही, क्योंकि अब देख सकते हैं आप इसमें कोई सब्जेक्ट है नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही है आम। तो आम खाया जाता है, मैंगो इज ईटेन, इट इज़ वेरी सिंपल टू मेक। क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड, उन्हें पीटा जाता है, दे आर बीटन, कमरा साफ किया जाता है, रूम इज क्लीन्ड। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड। अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन। वस्तुएं बेची जाती है, थिंग्स आर सोल्ड। मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। फ्रेंड्स, ये सभी सेंटेंस जो थे वो हिंदी के वाक्य, इनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें हम सब्जेक्ट फाइंड आउट नहीं कर पाते या सब्जेक्ट के बिना वाक्य हमें बोलने पड़ते हैं, तो आप वॉइस से इसे आसानी से बोल सकते हैं। और यदि आप अपने स्पोकन में, बोलचाल की भाषा में, यदि आप पैसिव वॉइस के सेंटेंसों का यूज़ करते हैं तो वो आपके स्पोकन में 4 चांद लगा सकता है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, और आप इन सभी वीडियो के माध्यम से आप खुद से एक नोट्स बनाएं और इस वीडियो को बेस मानकर सभी नोट्स तैयार करें और सेंटेंस आप अपने से बनाने की कोशिश करें। यदि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारी पुरानी वीडियोज़ अब तक नहीं देखी है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।